इसलिए जो है बिहार जो है पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, या मानकर चलिए जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति है, हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है, और जब वो बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि अब आप लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का वह समर्थन करेंगे। केवल आपको उनको याद दिलाना है। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है, और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि अब वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहारवासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बताया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा, और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा ये मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरह गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है तो केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केवल और केवल गठबंधन यदि कोई है तो एनडीए। साथियों, जब आजादी से पहले श्री सच्चिदानंद जी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के युवा बुद्धिजीवियों ने अलग राज्य की मांग की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो उस समय सारे युवा बुद्धिजीवियों के मन मस्तिष्क में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी इस रत्नगर्भा भूमि के खजाने से एक समृद्ध और खुशहाल बिहार बनेगा।
साथियों, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक छोटे से गांव बिहटा से किसान आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब केबी सहाय खून से सनी पट्टियों को साथ जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव लेकर बिहार की विधानसभा में खड़े हुए थे, जब राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा जैसे सेनानी परमानेंट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था को हिलाकर रख देने निकले थे, तब बिहार में उम्मीद थी और यहां के लोग भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। बिहार भारत के सुनहरे भविष्य की, मेरे साथियों, एक प्रयोगशाला थी। जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में जमशेद टाटा जी के लिए शाहपुर साकलातवाला को ने आयरन ओर खोजा था, और इतना ही नहीं, साक्षी गांव में स्टील प्लांट की नींव पड़ी थी। जब बोकारो रांची में टेम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी खड़े हुए थे, जब बिहार के लोगों ने चेकोस्लोवाक और सब रूसी इंजीनियरों के साथ मिलकर विकसित बिहार और भारत का सपना उस समय गढ़ा था। मेरे साथियों, और फिर जब अगस्त 1974 में बीमार जयप्रकाश नारायण जी ने, अस्वस्थ उस समय थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने गांधी मैदान से भारी बारिश में डटे हुए जन समूह से कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना है और नया बिहार बनाना है। तब एक बार फिर पूरे राज्य में बदलाव की मशाल जल उठी थी। लेकिन अफसोस मेरे साथियों, लंबे समय तक चली कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और परिवारवादी सरकारों ने इन सभी उम्मीदों को, सभी आशाओं को गहरी निराशा में बदल दिया। साथियों, विकास का पहिया सिर्फ थमा नहीं, बल्कि वो उल्टा चलने लगा इन लोगों के शासनकाल में। यहां की असाधारण प्रतिभा पलायन करने पर लोग मजबूर हो गए। बिहार, जो भारत की राजनीति, समाज और विचार का सिरमौर था, पिछड़ेपन और कुशासन की गिरफ्त में धकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब वह कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुआ बन सकता था। इसकी धरती, यहां के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वह सामर्थ्य भी था कि वह राज्य पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनता। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों के कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था, तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदल रही थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और जातिवादी राजनीति ने किस गर्त में पहुंचा दिया। साथियों, यह वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वह बिहार है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो बागडोर किसके हाथों में आई थी? आरजेडी के हाथों में आ गई। उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बद से बदतर करने में उसे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी है। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जंगल राज ने साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है।
जिस बिहार ने दशकों तक झेला है, और अब समय आ गया है कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद से फिर से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है, और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। इसलिए साथियों, पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है, और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज जब नालंदा के किसानों से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जैविक किसान वैज्ञानिकों से भी बेहतर हैं और उनकी खेती की पद्धतियों को दुनिया भर में दोहराया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। यानी जिस बिहार को कभी बिल्कुल बर्बाद हो गया यह कहा जाता था, अब वह नवाचार और आत्मनिर्भरता की बिहार अब मिसाल बन चुका है, जिसका एहसास उनको भी हुआ। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है, जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्मपिट कहा था। साथियों, उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए उसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है, और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई। यह उन्होंने कहा है। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। याद होगा आपको, उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वह साथियों, यह सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर्ग दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। जिस दौर में शिक्षा की जगह जाति का कार्ड चलता था, नौकरी की जगह टिकट और ठेका मरता था, उस दौर को क्या स्वर्ग कहेंगे आप? साथियों, स्वर्ग तो तब आता है जब हर वर्ग, हर तबका बोले, लेकिन लालू जी के राज में बोलने का हक बस कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का ही था, और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गरीब, पिछड़ा, दलित, सबकी आवाज को कुचलकर सत्ता को अपनी संपत्ति बना दिया गया। उस समय को याद कीजिए जब किडनैपिंग केस में सेटलमेंट किसी सरकारी घर में हुआ करते थे। अब नाम नहीं लेना चाहता, किसी सरकारी आवास में हुआ करते थे। साथियों, मतलब जंगल राज में सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते थे। और आज जो आरजेडी या कांग्रेस की टीम वापस लौटने का ख्याली सपना देख रही है, साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को बंजर किया है। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक है। इसलिए अभी यहां जातिवाद नहीं चलेगा, तो बिहार में केवल विकासवाद चलेगा। इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर होगा और जवाब मिलेगा उन सभी को जो बिहार को फिर से
अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। साथियों, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनाया। वह शख्सियत थी जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों को उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जो कर्पूरी फार्मूला दिया, वह सिर्फ आरक्षण का गणित मात्र नहीं था, वह सामाजिक न्याय का एक पूरा दर्शन था मेरे साथियों। और मैंने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उसका अनुसरण किया था।